हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, मनोचिकित्सा के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनोचिकित्सा किसे कहते हैं। मनोचिकित्सा एक प्रकार की उपचार पद्धति है जो कि मानसिक रोगियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे शारीरिक रोग जब होता है, मान लीजिए व्यक्ति को बुखार हो गया है, निमोनिया, टाइफाइड या किसी तरह का अन्य शारीरिक रोग, अल्सर वगैरह होता है, तो वो चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक उसका इलाज कुछ दवाइयाँ देकर, सर्जरी द्वारा या अनेक प्रकार की अन्य मेडिकल विधियों द्वारा करता है। लेकिन जब व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार होता है तब उसकी जो चिकित्सा है वो अलग प्रकार की होती है और उसको मनोचिकित्सक जो है वो इलाज करते हैं और इस इलाज में अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक विधियों का वो प्रयोग करते हैं। इसको मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी कहते हैं। मनोचिकित्सा मानसिक रोगों के उपचार की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें शारीरिक विधियों का प्रयोग ना करके मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जो इसमें विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं उसमें कई विधियां हैं, जैसे मनोगति की चिकित्सा विधि जिसको साइकोडायनेमिक विधि कहते हैं, व्यवहार चिकित्सा विधि, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा विधि, मानवतावादी चिकित्सा, सामूहिक चिकित्सा, अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक ये चिकित्सा विधियां हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चिकित्सा विधि है वो है साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी ये जो चिकित्सा विधि है इसका प्रयोग फ्रॉयड ने सबसे पहले मानसिक रोगों के इलाज में किया और इसको मनोविश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। यह एक ऐसी गहन और दीर्घकालीन विधि है जिसमें दमित स्मृतियों, चिंतन, डर, आशंका, मानसिक संघर्ष जो कि आरंभिक जीवन के वर्षों में उत्पन्न हो जाती हैं, उन समस्याओं के कारण व्यक्ति में असामान्य व्यवहार विकसित होता है। इनका पता लगाया जाता है और व्यक्ति को वास्तविकता के संदर्भ में व्यवहार करने में मदद की जाती है। इस विधि में ऐसा समझा जाता है कि दमित इच्छाएं और जो मानसिक संघर्ष है जब रोगी को परेशान करते हैं तो उसमें व्यक्ति ऐसे में अपनी इच्छाओं का दमन कर देता है और जिससे उसके अंदर जब ये दमन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि कहा गया है। मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि में अनेक चरण हैं कि किस तरह से ये विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं। इसकी जो स्टेजेस हैं वो इस प्रकार है। पहली जो स्टेज है वो है स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था। स्वतंत्र साहचर्य या फ्री एसोसिएशन फ्रॉयड की चिकित्सा प्रणाली की सबसे पहली अवस्था है। जब रोगी को एक धीमी प्रकाश वाले एक कक्ष या कमरे में आरामदेह गद्दीदार एक सोफे पर लिटा दिया जाता है और चिकित्सक रोगी की दृष्टि से ओझल होकर अर्थात पीछे बैठ जाता है। चिकित्सक रोगी से कुछ देर तक सामान्य ढंग से बातचीत करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित कर लेता है रोगी के साथ और रोगी से अनुरोध करता है कि उसके मन में जो भी कुछ आता जाए उसे वह बिना किसी संकोच के कहता चला जाए, चाहे वे विचार अच्छे हों या बुरे, नैतिक हों या अनैतिक। रोगी की बातों को चिकित्सक ध्यानपूर्वक सुनता है और यदि कहीं उसे हिचकिचाहट होती है बताने में तो चिकित्सक विश्लेषक उसकी मदद करते हैं। इस विधि को स्वतंत्र साहचर्य विधि कहा जाता है जिसका उद्देश्य रोगी के अचेतन में छिपे हुए अनुभव, उसकी इच्छाएं, उनकी मानसिक संघर्षों का
पता लगाना होता है। तो जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है, मनोगति की चिकित्सा, उसमें सबसे पहला चरण जो है वो स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था होती है। दूसरी जो अवस्था है वो है प्रतिरोध की अवस्था। प्रतिरोध की अवस्था स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था के बाद उत्पन्न होती है। रोगी जब अपने मन में आने वाले किसी भी तरह के विचारों को कहकर मनोचिकित्सक को सुनाता है, तो इसी प्रक्रिया में कई बार एक ऐसी अवस्था आ जाती है जहां वह अपने मन के विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहता है और वह या तो अचानक चुप हो जाता है या कुछ बनावटी बात जानबूझकर करने लगता है। इस अवस्था को प्रतिरोध की अवस्था कहा गया है। प्रतिरोध की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब रोगी के मन में कोई शर्मनाक या चिंता उत्पन्न करने वाली बात आ जाती है जिसे वह चिकित्सक को बताना नहीं चाहता। फलस्वरूप वह चुप हो जाता है और उसकी जगह दूसरी कुछ बातें करने लगता है। चिकित्सक इस प्रतिरोध की अवस्था को खत्म करने का प्रयास करता है ताकि चिकित्सा में आगे प्रगति हो सके। प्रतिरोध को खत्म करने के लिए वह सुझाव देता है, सम्मोहन करता है, लिखकर विचार व्यक्त करने के लिए या पेंटिंग, चित्र द्वारा बताने के लिए रोगी को कहता है। वह रोगी से घनिष्ठ संवेगात्मक संबंध स्थापित करके उसे विश्वास में लेता है जिससे वो अपनी सारी बातें उसके सामने बता सके। तीसरी जो अवस्था है मनोगति की चिकित्सा में वो है स्वप्न विश्लेषण की अवस्था। रोगी के अचेतन में जो दमित इच्छाएं हैं, बाल्यावस्था की कोई मनोलैंगिक इच्छाएं हैं, मानसिक संघर्ष हैं, उनको कुरेद कर चेतन स्तर पर लाने के लिए जो चिकित्सक है रोगी के स्वप्नों का अध्ययन और विश्लेषण करता है। फ्रॉइड के अनुसार स्वप्न में व्यक्ति अपने अचेतन की दमित इच्छाओं की पूर्ति करता है। जो इच्छाएं वह समाज में दूसरे व्यक्तियों के बीच में रहकर पूरी नहीं कर सकता है, उनको वह स्वप्न में पूरी करने का प्रयास करता है। अतः रोगियों के स्वप्न के अनुसार स्वप्नों का विश्लेषण करके चिकित्सक उसके अचेतन में जो संघर्ष हैं, जो चिंताएं हैं, उनको जानने का प्रयास करता है। रोगी के स्वप्नों के जो विषय हैं उनके अर्थ को मनोचिकित्सक समझता है और रोगी के मानसिक संघर्षों, संवेगात्मक कठिनाइयों को के वास्तविक कारणों को इस आधार पर वो समझने का प्रयास करता है। फिर अगला जो इसमें चरण है वो है दिन प्रतिदिन के व्यवहारों की व्याख्या। कि फ्रॉइड ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में स्पष्ट रूप से बताया है कि दिन प्रतिदिन का व्यवहार अगर हम देखें तो उससे अचेतन के द्वंद्व का पता चलता है। उसी के अनुरूप जो चिकित्सक है रोगी के दिन प्रतिदिन के सभी तरह के व्यवहारों को, चाहे वो कितने भी खराब व्यवहार हों या अच्छे हों, उन पर ध्यान देने की कोशिश करता है और उसका भी विश्लेषण करने की कोशिश करता है। जैसे बोलते समय अचानक कोई भूल हो जाती है, नामों को भूलना, लिखने की भूल, वस्तुओं को गलत स्थान पर रख देना, आए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिनकी व्याख्या करने से व्यक्ति के जो अचेतन मन में जो इच्छाएं हैं या जो उसके द्वंद्व हैं उनका एक अंदाज हो जाता है। जैसे यदि रोगी स्वप्नों के स्पष्ट या प्रकट विषय को भूल जाता है या स्वप्न को बताते समय कुछ उसका विशेष भाग भूल जाता है, तो चिकित्सक को यह शक होता है कि रोगी स्वप्न में कुछ तथ्यों को छुपा रहा है जिसका संबंध रोगी के अचेतन मन से निश्चित रूप से है। तो इस तरह से जो चिकित्सक है दिन प्रतिदिन की घटनाओं की व्याख्या करके रोगी के समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। पांचवा जो इसमें चरण है वो है स्थानांतरण की अवस्था। कि जो चिकित्सीय सत्र है कि चिकित्सा के दौरान जो सेशंस होते हैं उनके दौरान जैसे जैसे रोगी और चिकित्सक के बीच इंटरेक्शन बढ़ता है, दोनों के बीच
जटिल और संवेगात्मक नए संबंध भी उभर कर सामने आते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि रोगी अक्सर अपने पुरानी जिंदगी के बारे में, जैसे अपनी मनोवृत्ति, शिक्षक, माता पिता या अन्य लोगों के प्रति जो उसने अपनी मनोवृत्ति बनाए रखी है, उसको वह चिकित्सा के प्रति भी विकसित कर लेता है। इसे ही स्थानांतरण की संज्ञा दी गई है। मतलब जो उसके निजी संबंध हैं या माता पिता, भाई बहनों के साथ जिस तरह के, उसी तरह का संबंध कई बार वो चिकित्सक के साथ भी अभिव्यक्त करता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि चिकित्सक एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने वह अपनी सारी व्यक्तिगत इच्छाओं, मानसिक द्वंद्वों को खुलकर व्यक्त कर सकता है। इस तरह से रोगी विश्लेषक को ही अपनी घृणा और प्रेम दोनों का ही पात्र मान बैठता है और अचेतन में जो भी उसकी इच्छाएं हैं उनको वह प्रकट कर देता है। तो इस प्रकार से फ्रॉइड की ये विधि है चिकित्सा की, साइको एनालिटिक थेरेपी, मनोविश्लेषणात्मक उपचार पद्धति या मनोगति की चिकित्सा, जिसके द्वारा रोगी के व्यवहार को समझकर उसके लक्षणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि का काफ़ी महत्व है और क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की जो अचेतन इच्छाएं, दमित संघर्ष हैं, उनको समझने का और उनका उपचार करने का एक तरीका मनोचिकित्सक के पास होता है। कई इस विधि की कमियां भी हैं, लेकिन फिर भी यह विधि चिकित्सा की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है और उसका उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने रोगियों की चिकित्सा में अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। और यह चिकित्सा विशेषकर उन रोगियों के लिए आज भी काफ़ी लाभप्रद है जो अपना आत्म मूल्यांकन या अपनी आस्थाओं में सूझ गहन रूप से विकसित करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको आज समझ में आ गया होगा कि मनोचिकित्सा की जो विधि है, मनोगति की चिकित्सा, ये क्या है और इसके क्या क्या चरण हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।